तरफ बीजेपी ने भी तमिलनाडु के साथ साउथ से जुड़े चेहरों को अपने कुनबे में बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और उसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हालांकि निर्मला सीतारमण लंबे समय से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी उनको लगातार दौरे पे भेजा भी जाएगा। अब बात है BS येदियुरप्पा, उनका काफ़ी इम्पैक्ट है। प्रहलाद जोशी कैबिनेट में एक मुख्य चेहरे के हिसाब से वो रहे हैं। वेंकैया नायडू, के जना कृष्णमूर्ति, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनको बीजेपी आगे बढ़ा चुकी है। इसके अलावा काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम के जरिए, जैसे मैं जिक्र कर रही थी, बीजेपी ने दक्षिण और उत्तर की दूरी को कम करने की कोशिश की है। तो वहीं भाषा की चुनौती को पार पाने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में बाहरी और भाषा के मुद्दे को काउंटर करने के लिए इस बात पर जोर दे चुके हैं कि हर भारतीय को दक्षिण भारत की कम से कम एक दक्षिण भाषा को सीखना चाहिए। स्ट्रैटेजी। फिर प्रधानमंत्री मोदी भी 28 दिसंबर को मन की बात में तमिल भाषा का जिक्र कर चुके हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी बाकी मुश्किलों को आसान कर रही है कांग्रेस DMK के गठबंधन में आती दरारों के दावों से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने DMK से 40 सीटें मांगी हैं, जिन पर पार्टी राजी नहीं है, और कांग्रेस का एक धड़ा विजय के साथ जाने की वकालत कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ तो DMK को नुकसान होगा, क्योंकि पिछले 50 सालों में तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति ने नेशनल पार्टीज को बहुत धकेल दिया है पीछे। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को यहाँ की सियासत में पैर जमाने के लिए AIADMK और DMK से हाथ मिलाना पड़ा, क्योंकि 2006 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ तमिलनाडु में गिरता रहा। 2006 में जो कांग्रेस 48 सीट्स पर लड़कर 34 सीट जीत कर आई थी, 48 में से 34, वो 2011 में 63 सीटों पर उतरी, लेकिन जीत सिर्फ 5 सीटों की हुई। 2016 में 41 सीटें लड़ी, 8 जीती, और 2021 में 25 सीटें लड़कर 18 सीट जीती। 2021 में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 18 सीटें DMK के साथ गठबंधन की वजह से ही जीत सकी, क्योंकि कांग्रेस को DMK के कोर वोटर्स का साथ मिल गया। तमिलनाडु में कांग्रेस के पास ना काडर है, ना ऐसी विचारधारा, और ना वो मेहनत करती है, और विचारधारा भी नहीं है जो तमिल वोटर्स को जोड़ सके। इसीलिए DMK उसे ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है, उसको लगता है नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ केरल में बेहतर नतीजे हासिल करने के साथ बीजेपी ने एक तरह से दक्षिण का द्वार खोल दिया है, बस अब देरी एंट्री करने की है। और वैसे भी बीजेपी कोई भी काम आनन फानन में नहीं करती। बरसों की प्लानिंग और प्रयास बीजेपी की सफलता का राज है, और बीजेपी जानती है कि तमिलनाडु का सियासी किला फतेह करना आसान नहीं है, लेकिन पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है। दो ही चुनौतियां हैं, एक नॉर्थ और साउथ का जो गैप है उसको कम किया जाए, और दूसरा ये जो बाहरी वाली पॉलिटिक्स है उसको इग्नोर किया जाए। कोशिश की जाए कि बाहरी वाला तमका जो है बीजेपी पर नहीं लगे, इसीलिए वो एनडीए का कुनबा बड़ा कर रही है। एक और जैसे आपसे बात की थी कि काशी तमिल संगमम में नॉर्थ साउथ के बीच की खाई को पाटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ खुद को हिंदी बेल्ट की पार्टी के टैग के नैरेटिव से भी मुक्ति पाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तमिलनाडु को लेके कई विरोधाभास भी सामने आते हैं। यहाँ के लोग धार्मिक हैं, फिर भी नास्तिक कहे जाने वाले नेताओं को वोट दे देते हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी फिल्मी सितारों को भगवान मानते हैं, फिल्मी सितारों के पीछे राजनीति में चले जाते हैं। सरकार खुद को कल्याणकारी कहती है, लेकिन राज्य के राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब बेचकर जुटाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत है, फिर भी खजाना अक्सर खाली बताया जाता है। जाति खत्म करने की बात करने वाले नेता ही जाति की राजनीति करते हैं, और वैसे भी राजनीति के दो चेहरे होते हैं हमेशा, एक जो दिखता है, दूसरा जो पर्दे के पीछे रहता है। लेकिन इस बार दक्षिण द्वार खोलने को बीजेपी लालायत है, और पार्टी पूरी ताकत से मिशन साउथ में जुटी हुई है। और अमित शाह ने इस बार शायद गांठ बांधी है कि हुक या क्रुक बीजेपी को इस बार
तमिलनाडु में जीत हासिल करानी है।